एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 4 डिमांड, चैप्टर 5 इलास्टिसिटी और सप्लाई ये तीनों खत्म कर लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है? दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बेटा प्रोडक्शन क्या होता है? एज किड्स हमको एक डेफिनेशन पता थी, जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें केवल गुड्स ही कवर हो रहे हैं, मतलब सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या प्रोडक्शन नहीं होता है? इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन वर्ड्स के हिसाब से बड़ी छोटी है लेकिन मीनिंग के हिसाब से काफी बड़ी है। प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब तुम्हें पता है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिससे सामने वाले की वांट सैटिस्फाई हो पाए तो उसे कहा जाता है प्रोडक्शन। अगर तुम डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इवन वो डॉक्टर तुम्हें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ही इज क्रिएटिंग यूटिलिटी, और इसलिए वो भी प्रोडक्शन कहलाएगा। ओके, अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इवन दिस इज प्रोडक्शन। सीधी बात है, सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन होता है इकोनॉमिक्स में। इसलिए डेफिनेशन बड़ी आसान है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कोई भी ऐसी चीज करना जिससे सामने वाले की वांट सैटिस्फाई हो पाए उसे कहा जाता है प्रोडक्शन। हमको यहाँ पर जो पढ़ना है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे अब फंक्शन वर्ड आता है, यू ऑलरेडी नो कि हम मनी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। हम कैसा रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं? क्योंकि अब तुम डिमांड फंक्शन पढ़ चुके हो। इट इज फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशनशिप। फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी। फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, मतलब हम मनी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेंगे। बेटा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब सीधी बात है यार, इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है। और वो जो इनपुट और आउटपुट है ना, हम किन के टर्म्स में लेंगे? विल टेक इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, मतलब यूनिट्स के टर्म्स में बात हो रही है। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10,000 रुपए का लेबर और 20,000 रुपए की मशीन, K इज द सिंबल फॉर कैपिटल, ठीक है। C क्यों नहीं लिया सिंबल फॉर कैपिटल? क्योंकि C इज ऑलरेडी द सिंबल फॉर कंजम्पशन, जो तुम मैक्रो में देखोगे इन क्लास 12, ठीक है। तो इसीलिए K सिंबल लिया है कैपिटल के लिए। और यहाँ पे कैपिटल का मतलब कैपिटल गुड्स है, ठीक है। कैपिटल मतलब मशीन की बात हो रही है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10,000 के रुपए के लेबर और 20,000 रुपए की मशीन ने मिलके 70,000 रुपए के बराबर प्रोडक्शन किया, क्या ये प्रोडक्शन फंक्शन है? नो, इट इज नॉट प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यहाँ पे बात रुपए के टर्म्स में हो रही है, तो हम मनी रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। ओके, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? अगर मैं तुम्हें बोलूं 10 लेबर और 5 मशीन मिलकर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट की, तो क्या ये प्रोडक्शन फंक्शन है? हाँ, ये ही प्रोडक्शन फंक्शन है। ओके, इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल यूनिट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। ये प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब बेटा प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है दैट Q इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, L इज फॉर लेबर एंड K इज फॉर कैपिटल। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, अब ये तुम्हें नाम से समझ आ जाएगा। एक है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरे होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती हैं, जो कांस्टेंट रहती हैं आउटपुट बढ़ने के साथ भी, उन्हें बोला जाता है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो चीजें चेंज होती हैं विद द चेंज इन आउटपुट, उन्हें कहा जाता है वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। All those factors that do not change are fixed factors, और वो factors जो change होते हैं with the change in output, उन्हें कहा जाता है variable factors। ओके, दो तरह के factors की बात हो गई। अब आते हैं दो तरह के production function पे। बेटा प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं।
एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के पर्यायवाची हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बड़े पॉपुलरली इसे बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके, द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के पर्यायवाची हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब ध्यान से समझना, लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं। अब देखो, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा भाई 9th और 10th का सिलेबस। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ओके, ये इनफैक्ट हमने चैप्टर 1 में भी देखा हुआ है छोटे लेवल पे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की मदद से आप प्रोडक्शन करते हो, तो ये चारों में से कौन सा सबसे जल्दी चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स लेबर। ठीक है, लेबर सबसे जल्दी चेंज हो सकता है। और लैंड और एंटरप्रेन्योर की तो अधिकतर इकोनॉमिस्ट ने कोई बात ही नहीं करी है। तो मेनली हम 2 ही फैक्टर्स की बात करते हैं जब हम ये प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, वो है लेबर और कैपिटल। लेबर यू ऑलरेडी नो, कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल गुड्स यानी कि प्लांट और मशीन। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बेटा एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पे कुछ फैक्टर्स आर फिक्स एंड कुछ आर वेरिएबल। अब वो कुछ फैक्टर्स में जब बात ही 2 फैक्टर्स की हो रही है, मशीन और लेबर, कैपिटल और लेबर, तो बेसिकली इन दोनों में से कौन सा फिक्स रहेगा? कैपिटल। मशीन धीरे चेंज होगी और कौन सा जल्दी चेंज होता है? लेबर। ठीक है, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पे ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में आप मशीन भी बढ़ा सकते हो और आप लेबर भी बढ़ा सकते हो। अब देखो, इनके जो पर्यायवाची है ना, इनके नाम ऐसे क्यों पड़े? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलते हैं। अजीब बात है ना यार, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं और कुछ वेरिएबल है, लेकिन इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, तो इसका नाम क्या रखा है? लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वियर्ड है? नहीं, लॉजिकल है। अब सुनो, शॉर्ट रन में आप मशीन चेंज नहीं कर सकते लेकिन लेबर चेंज कर सकते हो। तो सीधी बात है, से फॉर एग्जांपल तुम्हारी फैक्ट्री में एक ही मशीन है, तो अब तुम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे अपनी फैक्ट्री में? उस पर लेबर बढ़ा बढ़ा के। एक मशीन पर एक लेबर था से फॉर एग्जांपल, फिर एक मशीन पर तुमने 2 लेबर डाल दिए, फिर एक मशीन पर तुमने 3 लेबर डाल दिए एंड सो ऑन, क्योंकि बेटा मशीन तो तुम चेंज नहीं कर सकते ना यार। तो ऐसी सिचुएशन में डोंट यू फील फैक्टर्स के बीच का रेशियो पूरे टाइम चेंज हो रहा है? और अगर फैक्टर्स के बीच का रेशियो पूरे टाइम चेंज हो रहा है, तो इसलिए इस लॉ को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लेकिन अगर तुम मशीन चेंज कर सकते हो और तुम लॉन्ग रन में ऑपरेट करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में तुम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो बाय इवन इंक्रीजिंग मशीन। और एक बार तुमको पता लग गया कि एक मशीन पर 2 लेबर बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो 2 मशीन पे तुम कितने लेबर लगा दोगे? 4। 3 मशीन पे कितने लगाओगे? 6। 4 मशीन पे 8। क्योंकि तुम मशीन बढ़ा सकते हो तो तुम आइडियल फैक्टर रेशियो जानते हो कि एक मशीन पे कितने लेबर बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो जैसे ही तुम मशीन बढ़ाओगे तुम नंबर ऑफ लेबर सेम प्रपोर्शन से बढ़ा दोगे। पूरे टाइम तुम देखोगे ना, तो यहाँ पर रेशियो बिटवीन कैपिटल एंड लेबर कांस्टेंट चल रहा है। 1:2 का रेशियो हम पूरी दूर मेंटेन कर पा रहे हैं, और इसीलिए इस लॉ को क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। बेटा ये डिटेल ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पर देके रखी है। ठीक है, अब आते हैं अगली टर्म पे, दैट इज
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं शॉर्ट रन को, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। ऐसा क्यों बोलते हैं, अब ये भी ध्यान से समझना। से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक मशीन है, मशीन की कैपेसिटी या स्केल है 10,000 यूनिट बनाने की, 10K, ठीक है। मशीन कितनी यूनिट्स बना सकती है, 10,000 यूनिट बना सकती है। करंटली तुम वर्क कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल तुम उस मशीन से बना पा रहे हो 6,000 यूनिट्स ही। कितनी बन रही है, 6,000 यूनिट्स। आई कम विद एन ऑर्डर, तुम्हारे पास मैं आती हूँ, उस मशीन का स्केल या कैपेसिटी है 10,000 बनाने का, बट लुकिंग एट योर डिमांड अभी तुम 6,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हो। मैं अगर तुम्हें ऑर्डर दे देती हूँ एडिशनल 3,000 यूनिट का, तो क्या वो ऑर्डर तुम फुलफिल कर सकते हो? हाँ, तुम फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है 4,000 यूनिट बनाने की। ठीक, अल्टीमेटली तुम ये ऑर्डर कैसे पूरा करोगे? मशीन तो वही की वही है, मशीन तो चेंज नहीं कर सकते, तुम शॉर्ट रन में हो, राइट? तो तुम लेबर बढ़ा बढ़ा के ऑर्डर पूरा करोगे, राइट? तो तुम हो सकता है नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा देते हो अपनी मशीन पे, इसकी वजह से तुम मेरा ऑर्डर पूरा कर पा रहे हो, ठीक है। बेसिकली दो में से तुम केवल एक ही फैक्टर बढ़ा रहे हो, वो है लेबर, और जो भी 3,000 यूनिट का एक्स्ट्रा आउटपुट निकल के आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन फैक्टर, दैट इज लेबर। और इसीलिए शॉर्ट रन को बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों बोलते हैं, वो जब ये लॉ हम डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इस लॉ को रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोल रहे हैं, मतलब एक फैक्टर की वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दूसरा है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पर आप मशीन भी बदल सकते हो, तो उसे क्या बोला जाता है यार? उसे बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। बेटा से फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे पास आती हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ ऑफ 8,000 यूनिट्स। करंटली तुम 6,000 बना रहे थे अपनी प्रेजेंट मशीन से, 10,000 यूनिट की जिसकी कैपेसिटी है या स्केल है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास 8,000 यूनिट का ऑर्डर लेकर पहुंचती हूँ, तो शायद वो ऑर्डर तुम अभी तो पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें नया मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर तुम अभी शॉर्ट रन में फंक्शन कर रहे हो, तो तुम शायद मुझे मना कर दोगे कि नहीं अभी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये ऑर्डर तुम्हें पूरा करके देना है 1 साल बाद, 1 साल बाद माइट बी लॉन्ग रन हो जाता है तुम्हारे लिए। जैसे ही मैं बोलती हूँ कि ये ऑर्डर तुम्हें पूरा करना है 1 साल बाद, हो सकता है तुम ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि 1 साल में तो शायद तुम नई मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हो, और ये मशीन इंस्टॉल एक और अगर हो जाती है तो तुम मेरा 8,000 यूनिट का ऑर्डर भी यहाँ पर पूरा कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है क्योंकि आप पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। समझ रहे हो? अब तुमने अगर नई मशीन ही पूरी इंस्टॉल कर दी तो तुम्हारी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही बदल गई। पहले जो तुम्हारी स्केल ऑफ प्रोडक्शन थी 10,000 यूनिट, अब तुम्हारी स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो गई एक और मशीन इंस्टॉल करने के बाद 20,000 यूनिट। अब तुम्हारी फैक्ट्री टोटल 20,000 यूनिट्स बना सकती है। ओके, तो इन दैट केस यहाँ पे तुमको रिटर्न जो मिलता है ना इंक्रीज्ड प्रोडक्शन का, वो है क्योंकि तुमने नया मशीन इंस्टॉल किया है, और इसलिए इसे बोला जाता है रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलते हैं इसे? रिटर्न्स टू स्केल। आई डोंट थिंक ये लॉजिक तुमसे एग्जाम में कहीं पूछा जाता है, लेकिन बच्चों को जनरली ये नाम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो लॉजिकली समझते हैं तो लंबे टाइम तक रिटेन रख पाओगे। अब बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चों के दिमाग में आती है कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों कितने ड्यूरेशन के होते हैं। अब यार ऐसा कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता इकोनॉमिक्स में कि है ना 6 महीना तक है ना शॉर्ट रन होता है और 6 महीने के बाद है ना लॉन्ग रन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो फिक्स ड्यूरेशन, क्योंकि ये चीज वैरी करेगी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में ये वैरी करती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि 6 महीने तक शॉर्ट रन होता है या 1 साल तक शॉर्ट रन होता है। ये चीज वैरी करेगी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पे आप नई मशीन
3 महीने के अंदर ही इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। तो बेटा आपके लिए शॉर्ट रन 3 महीने के अंदर का टाइम पीरियड है। 3 महीने और उससे ऑनवर्ड्स आपके लिए लॉन्ग रन शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे आप सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब बेटा अगली इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सॉरी 3 तरह के होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। नाम से ही क्लियर होता है बेटा, मार्जिनल का मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब समझ लेना आउटपुट होता है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑल अवेलेबल इनपुट्स। टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा सारे इनपुट्स यूज करके, उसे बोला जाता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो तुमने है ना मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के केस में फॉर्मूले देखे ना, वो ही सिमिलर फॉर्मूले हैं। टीयू का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एमयू, तो टीपी का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एमपी। टीयू का एक और फॉर्मूला था, सॉरी टीयू में हमने ये चीज नहीं देखी है। लेट मी टेल यू, टीपी का फॉर्मूला क्या है, एपी इंटू एल। एक और फॉर्मूला होता है, ये कहां से निकल के आया है, वो अगली टर्मिनोलॉजी है, एवरेज प्रोडक्ट। नाउ लेट मी जस्ट क्लैरिफाई बेटा, इस चैप्टर में ना लॉन्ग रन वाला प्रोडक्शन फंक्शन नहीं देखना है, जो बस बेसिक था ना उतना ही है तुम्हारे सिलेबस में। तुमको मेनली जो फंक्शन देखना है वो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस देखना है तुम्हें। मतलब तुम्हारे इस चैप्टर में बेटा हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो बेसिकली है फ्रॉम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके, तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे हर केस में, हर एग्जाम्पल में कुछ फैक्टर्स विल बी फिक्स एंड कुछ विल बी वेरिएबल। यानी बेसिकली मशीन फिक्स है और लेबर होगा वेरिएबल। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑल अवेलेबल इनपुट्स। भले ही वो फिक्स हो भले ही वो वेरिएबल हो, सारे इनपुट्स को जब आप साथ में यूज करोगे तो टोटल आउटपुट कितना निकल के आएगा उसे बोला जाता है टोटल प्रोडक्ट। ओके, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज पर यूनिट आउटपुट। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट आउटपुट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। डेफिनेशन में प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो है वेरिएबल इनपुट। हर वेरिएबल इनपुट के अगेंस्ट कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, पर यूनिट वेरिएबल इनपुट के अगेंस्ट कितना आउटपुट बन रहा है, उसे बोला जाता है एवरेज प्रोडक्ट। बेटा यहाँ पे वेरिएबल इनपुट क्यों लिया है डेफिनेशन में, टोटल में ऐसा नहीं लिया बेटा, क्योंकि टोटल में तो क्या फिक्स और वेरिएबल दोनों यूज होता है ना, लेकिन एवरेज में आपको डिवाइड करना पड़ता है। किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं विद यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट्स किसकी लेनी है, वेरिएबल फैक्टर की लोगे तभी तो सेंस है ना एवरेज निकालने का। फिक्स फैक्टर तो बेटा पूरे टाइम ही कांस्टेंट रहता है, फिक्स से थोड़ी ना डिवाइड करेंगे। तो एपी इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाय एल, और एल का मतलब है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर, टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्ट। और वो जो टोटल प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला है ना एपी इंटू एल, वो एवरेज प्रोडक्ट से ही निकल के आ रहा है। तीसरी टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू, मार्जिनल का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मार्जिनल का मतलब होता है हमेशा एडिशनल, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। हर एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट की वजह से कितना एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जब हम ये चीज पढ़ते हैं तो उसे बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर्मूला सेम है जैसा तुमने मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था, mu इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1, MP इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। mu का एक और फॉर्मूला था, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q, यहाँ पे इट विल बी चेंज इन TP अपॉन चेंज इन L।
ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, ओके, और एल का मतलब होता है लेबर। यहाँ पे भी ध्यान रखना वेरिएबल इनपुट शब्द यूज हुआ है, क्योंकि बेटा यार एडिशनल आउटपुट बनेगा ही बिकॉज ऑफ वेरिएबल इनपुट। फिक्स तो फिक्स ही पड़ा है ना, उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, ओके। अब बेटा इसको न्यूमेरिकली जब सॉल्व करोगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अपन ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी जगह तुम्हें नोट्स में भी देखी रखी है। देखो बेटा एमपी देके रखा है पहले टेबल में, तो अपने को टीपी निकालना है। 10 10 प्लस 20, क्या फॉर्मूला होता है टीपी निकालने का? समेशन ऑफ एमपी। तो एमपी को ऐड करते जाओगे तो तुम्हें टीपी मिल जाएगा। 10 10 प्लस 20 gives you 30, 30 plus 15 gives you 45, 45 plus 5 gives you 50, 50 plus 0 gives you 50, 50 minus 2 gives you 48। ठीक है, सिंपल। मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते जाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये सब चल क्या रहा है अभी तुम दिमाग में लगाओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तो तुम्हें मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ये सब है क्या, सब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो कि फॉर्मूला का कैसे यूज करना है, ओके। नाउ लिसन, द नेक्स्ट थिंग इज टोटल प्रोडक्ट निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो टोटल प्रोडक्ट निकलेगा बाय एडिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एमपी। 5 plus 15, 15 plus 5 gives you 20, 20 plus 20 gives you 40। मैम समेशन तो मार्जिनल प्रोडक्ट का होगा, तो आप टीपी में क्यों ऐड कर रहे हो? अरे बेटा या तो मैं सारे ऐड करूं वापस से, 5 plus 15 plus 20 will give you 40, या फिर पहले दो का टोटल ऑलरेडी 20 निकाल के रखा है अपन ने टीपी में, तो उसको सिंपली ऐड कर दूं। 40 plus 10 gives you 50, 50 plus 0 gives you 50, 50 minus 1 gives you 49। इस तरह से हम टीपी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें टीपी देके रखा है और तुम्हें एमपी निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा एमपी निकालने का? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। उस लेवल के टीपी में से पिछले लेवल के टीपी को माइनस करना है। 10 minus 0 gives you 10, 30 minus 10 gives you 20, 40 minus 30 gives you 10 again, 42 minus 40 gives you 2, 42 minus 42 gives you 0, 41 minus 42 gives you minus 1। ठीक है, सिमिलरली टीपी दिया हुआ है यहाँ पर और हमें एमपी निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। बेटा यूनिट्स जब तक लगातार चलती है तो यही फॉर्मूला लगता है। अगर यूनिट्स जंप लेती है तो हमें सेकंड फॉर्मूला लगाना है, दैट इज चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। 100 minus 0 gives us 100, 210 minus 100 gives us 110, 300 minus 210 gives us 90, 320 minus 320, 320 minus 320 0, 305 माइनस 320 माइनस 15। नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट से अब निकालना है टोटल प्रोडक्ट। एवरेज से टोटल निकालना है तो बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, AP इंटू एल इज दी फॉर्मूला। 10 इंटू 1 10, 12 इंटू 2 24, 10.5 इंटू 3 31.5, then 9 into 4 36, 7.5 into 5 35, 37.5, 7, yes, and 6 exam 36। Now listen, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा TPN माइनस TPN माइनस 1। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि एवरेज प्रोडक्ट देके रखा है तो उससे डायरेक्टली मार्जिनल निकल गया, नहीं, और मार्जिनल देके रखा है तो उससे डायरेक्टली एवरेज निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर एवरेज देके रखा है तो पहले तुमको टोटल निकालना पड़ेगा तो ही मार्जिनल आएगा, और अगर तुम्हें मार्जिनल देके रखा है तो वापस से पहले तुम्हें टोटल निकालना पड़ेगा तो ही एवरेज आएगा, ओके। Now coming back to the calculation again, 10 minus 0 gives you 10,
24 minus 10 gives you 14. 31.5 minus 24 gives you 7.5. 36 minus 31.5 gives you 4.5. 37.5 minus 36 gives you 1.5. 36 minus 37.5 gives you minus 1.5. इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट निकलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लेवल पे भी तुम्हें देके रखा है एपी, तो टीपी निकालने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे. 100 into 1 gives you 100. 130 into 2 gives you 260. 140 into 3, 420. 136 into 4. 6 4s are 24. 4 3s are 12. 13 14. 4 1s are 4. 544 हो गया. फिर 120 into 5. 600. And 100 into 6 again 600. MP निकालना है तो TPN minus TPN minus 1. 100 minus 0 gives you 100. 260 minus 100 gives you 160. 420 minus 260. 40 and 120. 160 again. Then 544 minus 420. That is 4, 2 and 124 है ना. फिर 600 minus 544. 56, right? And 600 minus 600, that is 0. This is the way marginal product will be calculated. अगले क्वेश्चन में देखो बेटा, अपने को टीपी दिया हुआ है. टीपी से अपने को निकालना है एपी. ये बड़ा आसान है, डिवाइड करना है. 5 divided by 1 gives you 5. 12 divided by 2 gives you 6. 21 by 3 gives you 7. 25 by 4 gives you 6.25. 25 by 5 gives you 5. 24 by 6 gives you 4. MP का फॉर्मूला होगा TPN minus TPN minus 1. तो 5 minus 0 gives you 5. 12 minus 5 gives you 7. 21 minus 12 gives you 9. 25 minus 21 gives you 4. Then 25 minus 25 gives you 0. And 24 minus 25 gives you minus 1. Okay. Next numerical में fill in the blank वाला question है ये. Now you need to fill the blank. ये थोड़ा typical हो जाता है सभी के लिए, तो प्लीज ये ध्यान से सुनना है ना. अब देखो, पहले लेवल पे तुम्हें देके रखा है टीपी. फर्स्ट यूनिट पे जो भी टीपी होता है वही तुम्हारा एमपी और एपी हो जाता है. तो ये भी 20 हो जाएगा और एपी भी 20 हो जाएगा. नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें देके रखा है एपी. अब एपी से तुम डायरेक्टली एमपी तो नहीं निकाल सकते बेटा, तो एपी से तुम्हें टीपी निकालना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एपी इंटू क्यू. ठीक है. 21 इंटू 2 गिव्स यू 42. और एमपी निकालना है अब, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे यार? 42 माइनस 20 गिव्स यू 22. नेक्स्ट लेवल पे बेटा तुमको एमपी देके रखा है, और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट से तुम्हें टोटल निकालना है तो ऐड करना चाहिए. पिछले लेवल के टीपी में तुम ऐड कर दोगे नया वाला मार्जिनल प्रोडक्ट, तो 42 प्लस 10 गिव्स यू 52. और अब तुम्हें एवरेज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 52 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 3 होगा 22. 7 21 होगा 0.33. तो एपी आ जाएगा तुम्हारा 17.33. नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें टीपी देके रखा है 60. अगर तुम्हें एमपी निकालना है तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा. 60 माइनस 52 गिव्स यू 8. और अगर एपी निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा. 60 by 4 गिव्स यू 15. नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें एपी देके रखा है 12. एपी से पहले टीपी निकालना पड़ेगा. कैसे? मल्टीप्लाई करके. 12 इंटू 5 गिव्स यू 60. और एमपी निकालना है तो दोनों लेवल के टीपी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 60 माइनस 60 गिव्स यू 0. लास्ट लेवल में एमपी देके रखा है. एमपी इज -4.
-4 तुम्हारा एमपी है तो टीपी क्या हो जाएगा 60 प्लस -4 56। और इससे अब एपी निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 56 डिवाइडेड बाय 6 12 8 सॉरी 9 6 54 होगा, फिर पॉइंट लगेगा 20 तो इट विल बी 3 18 9.3। मैं तुम्हें फिर से वापस ये चीज बोल रही हूँ बेटा, कैलकुलेशंस जितना खुद से करोगे ना उतना अच्छा होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। अभी तुम एक इजी अप्रोच लगा सकते हो कि कैलकुलेटर उठाया और फटाफट कर लिया, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। अभी के लिए तुमको कन्वीनियंस मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में तुम आउट ऑफ कंफर्ट चले जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए अच्छा है कि अभी प्रैक्टिस करो और अभी सॉल्व करो खुद से। जितना प्रैक्टिस अभी कर लोगे ना एग्जाम में ऐसे फटाफट कैलकुलेशंस होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 अगेन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा एमपी देके रखा है तुम्हें 4, तो टीपी और एपी भी हो जाएगा 4। नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें ये टाइपिंग एरर है, ये एमपी को कन्वर्ट करो बेटा एपी में, ठीक है? फर्स्ट कॉलम एमपी है, सेकंड कॉलम टीपी है, थर्ड वाले को कर लो एपी। सेकंड लेवल पे तुम्हें एपी देके रखा है दैट इज 6, ओके? 6 का एपी देके रखा है तो टीपी निकालना है तो कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके 6 into 2 gives you 12। टीपी से अब एमपी निकालना है तो कैसे निकालोगे? सब्ट्रैक्ट करके 12 minus 4 will give you 8। थर्ड लेवल पे आ जाते हैं। थर्ड लेवल पे तुम्हें देके रखा है एमपी, एमपी इज 8। अगर एमपी 8 है तो टीपी क्या हो जाएगा? 12 plus 8 that is 20। और टीपी अगर 20 है तो एपी हो जाएगा 20 divided by 3 that is 6.67, ओके? देन नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें देके रखा है एमपी अगेन 5। टीपी निकालना है तो ऐड कर लो 20 plus 5 gives you 25। और अगर एपी निकालना है तो डिवाइड करो 25 divided by 4 6 24.25। नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें एपी दिया हुआ है, एपी 5 है, टीपी निकालो सबसे पहले उससे, तो 5 into 5 gives you 25 और एमपी निकालना है तो 25 minus 25 will give you 0। लास्ट इसमें तुम्हें देके रखा है टीपी एज 23, तो बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा? सब्ट्रैक्ट करके आएगा। 23 minus 25 gives you -2। और एवरेज कैसे आएगा? 23 divided by 6 that gives you 3s are 18, then it's 3.8 approximately। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक अब तुम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए होंगे इतने क्वेश्चंस के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ना बेटा, टोटल प्रोडक्ट देके रखा है पहले लेवल पे, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो टीपी है वही तुम्हारा एमपी है और एपी है फर्स्ट लेवल पे। तो सेकंड लेवल पे देखो बेटा, एपी देके रखा है तुम्हें 60, एपी 60 है तो टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 60 into 2 इट गिव्स यू 120, ओके? 120 के बाद एमपी निकालना है तो इट विल बी 120 minus 50 that is 70। नेक्स्ट लेवल पे देखो तुम्हें देके रखा है एमपी, एमपी दिया है तो टीपी निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा। 120 में ऐड करोगे 20 तो तुम्हें मिल जाएगा 140। 140 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो तुम्हें एपी मिल जाएगा। तो दिस विल बी 4s are 12, then 2 0 left, 6 are 18.67, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में तुम्हें टीपी देके रखा है, एमपी निकालना है। टीपी से एमपी निकालने के लिए बेटा माइनस करते हैं 150 minus 140 that gives you 10 एंड उससे फिर एपी निकालना है तो 150 divided by 4 that gives you 3s are 12, 3 0 7s are 28, 37.5। फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं बेटा एपी, एपी से अगर टीपी निकालना है तो फिर मल्टीप्लाई करोगे 30 into 5
मतलब 150 और 150 माइनस 150 करके एमपी आएगा मतलब 0। लास्ट लेवल में तुम्हें एमपी देके रखा है -6। अगर टीपी निकालना है तो ऐड करो 150 माइनस 6 गिव्स यू 144 एंड 144 डिवाइडेड बाय 6 तुम्हें एपी देगा। तो इट इज 2s are 12, 2 4, 4s are 24। दो क्वेश्चंस और बचे हैं, ये आखिरी कैटेगरी है हमारे क्वेश्चन की। ओके, उसके बाद हम लॉ से स्टार्ट कर देंगे एंड ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। मेनली अगर तुम्हें लॉ समझ आ गया तो दिस चैप्टर इज डन। ओके, अब सुनो, लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में अगर तुम देख पा रहे हो बेटा, यूनिट्स आर टेकिंग अ जंप। यूनिट्स लगातार नहीं चल रही है, यूनिट्स जंप ले रही है। और अगर यूनिट्स जंप लेती हैं बेटा, तो अगर तुम्हें टीपी से एमपी निकालना है, तुम नॉर्मल फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। टीपी एन माइनस वन नहीं यूज होगा। तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। चेंज इन टीपी बाय चेंज इन एल विल बी द फॉर्मूला फॉर एमपी। एमपी चेंज इन टीपी कितना है बेटा? 100 माइनस 0 मतलब 100 divided by change in L। 1 minus 0 मतलब 1। 100 by 1 gives you 100। नेक्स्ट लेवल पे देखो, चेंज इन टीपी कितना है? 210 माइनस 100 यानी 110 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। 2 माइनस 1 मतलब 1। तो नेक्स्ट लेवल का एमपीपी हो जाएगा 110। ओके, नेक्स्ट लेवल पे देखो, चेंज इन टीपी कितना है? 300 माइनस 210 मतलब 90 divided by change in L। 4 minus 2 gives you 2। 90 by 2 gives you 45। उसके बाद देखो, change in TP कितना है? 340 divided by 300 मतलब 40 divided by change in L। 8 minus 4 मतलब 4, that gives you 10। लास्ट लेवल पे बेटा 316 माइनस 340 मतलब -24। डिवाइडेड बाय चेंज इन एल। 16 माइनस 8 मतलब 8। -24 बाय 8 विल गिव यू -3। इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट निकलेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट के बाद एपी निकालने का तरीका सेम ही है, टीपी डिवाइडेड बाय एल। 100 by 1 100, 210 by 2 105, 300 by 4 that is 75, then 340 by 8, 4s are 32, 20, 2s are 16.5, 42.5, and last level 316 divided by 16, 316 divided by 16, 16, let me just divide it first. 16, ones are 2, 5s are 10, 8s are 16. 8 ones are 8, 7, 8. 9s are 72, 72, 7, 8, minus 72, 60. 8 sevens are 56. 19.7 आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वो है, अगेन यूनिट्स आर टेकिंग अ जंप, एमपी निकालना है। See, while I am solving the question, you can also give a try to the question। हो सकता है तुम लोग खुद से कर लो, ओके? तो तुम खुद से कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि इन केस यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो वही चीज मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगी तो तुम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे। एमपी इज change in TP upon change in L. Okay, 50 minus 0, 50 divided by 1 minus 0, that is 1. 50 by 1 gives you 50. Next पे देखो, 200 minus 50 मतलब 150 divided by 3 minus 1, that is 2 मतलब 75. Next पे देखो, 290 minus 200 मतलब 90 divided by 6 minus 3 मतलब 3 gives you 30. नेक्स्ट वाला देखो, 350 minus 290, 60
divided by 12 minus 6, that is 6, that is 10. Next 334 minus 350 मतलब minus 16 हो गया ये. Divided by 20 minus 12, that is 8 मतलब minus 2. ओके. एपी की वैल्यू सेम फैशन में निकलेगी जैसे अभी तक आ रही थी. ईपी बाय एल. 50 by 1 is 50. 200 by 3 is 6 18 20 66.67. 290 by 6 6 4 are 24. 50 is 8 6 are 48. 20 is 3 are 18. 48.33. ओके. फिर है 350 डिवाइडेड बाय 12. 12 1 12 2 24. 24. तो 11 बचे. 110. तो 9 108. 108 20. 29.1 approximately. और लास्ट है 334 डिवाइडेड बाय 20. It is 334 by 20. So I'll cancel it with 2 first. 1s are 2, 1 3, 6 are 12, and 1 4, 7s are. So it will be 16.7. इसके साथ न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं. आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, जिसको हमने पर्यायवाची दिए इतने सारे. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस के कौन कौन से पर्यायवाची थे? शॉर्ट रन रिडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब बेटा ये लॉ तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है इवन अप टू 6 मार्क्स. 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे एग्जाम का. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल यार तुम एक मशीन लगाते हो तुम्हारी फैक्ट्री में. उस मशीन में ना बेटा 1% चाहिए तुम्हें इनपुट डालने के लिए, 1% प्रोसेसिंग के लिए और 1% आउटपुट हैंडल करने के लिए. तो आइडियली तुम्हें एक मशीन पे 3 लेबर चाहिए. ठीक है. हम क्योंकि अभी शॉर्ट रन में बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज शॉर्ट रन, तो हम मशीन तो चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो हम बेसिकली अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कैसे? केवल लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा. अब बात समझो. यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर मतलब तुम्हारी मशीन ये पूरे टाइम कांस्टेंट है ना, ये चेंज ही नहीं हो सकती. और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. तो आप ये कोशिश कर रहे हो यार कि धीरे धीरे लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा दें, क्योंकि मशीन नहीं चेंज कर पा रहे हो तुम. ठीक है. अब सुनो हो क्या रहा है. अगर तुमने मशीन पर एक लेबर डाला, ठीक है, एक मशीन पर एक लेबर, तो वो बेचारा लेबर इनपुट भी हैंडल कर रहा है, प्रोसेस भी हैंडल कर रहा है और आउटपुट भी हैंडल कर रहा है. तो ये सफिशिएंट नहीं है पूरी चीजें संभालने के लिए. वो लेबर दिन भर काम करके उसका एडिशनल आउटपुट है केवल 1 यूनिट का. तो टोटल आउटपुट कितना निकल के आता है? केवल 1, क्योंकि वो दिन भर में केवल 1 यूनिट बना पा रहा है. तुम्हें लगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो तुम अपनी फैक्ट्री में एक और लेबर लेकर आते हो. तो अब एक मशीन पे आ चुका है एक और लेबर. एक मशीन 2 लेबर. ठीक है. एक मशीन पे 2 लेबर. अब क्योंकि 2 लोग हैं ये पूरी चीज संभालने के लिए, ठीक है, तो उस एडिशनल लेबर का आउटपुट आ रहा है 2 यूनिट्स. वो आउटपुट कितना बना रहा है? 2 यूनिट. ठीक है. एडिशनल लेबर की वजह से जो तुम्हारा आउटपुट बढ़ा ना यार बेटा, वो है 2 यूनिट का. तो टोटल आउटपुट कितना हो गया? 1 plus 2, that gives you what? 3.
तुमने सोचा बढ़िया चल रहा है यार, धीरे धीरे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तीसरा लेबर लेकर आते हैं। जैसे ही एक मशीन पे अब तीसरा लेबर आ गया है, मशीन 1 लेबर 3, डोंट यू फील यू हैव अचीव्ड आइडियल फैक्टर रेशियो? तुमने जैसा सोचा था एक मशीन पे 3 लेबर, वैसे ही है ना? ऑन वन मशीन यू आर हैविंग 3 लेबर्स। तो इन दैट केस जो एडिशनल लेबर है ना, उसका कंट्रीब्यूशन आ गया यार, तुम्हारा एडिशनल आउटपुट निकला 3 यूनिट। एडिशनल आउटपुट 3 था तो बेटा टोटल कितना हो गया? 3 + 3 दैट गिव्स यू 6। तुम सोच रहे हो चलो और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं लेबर। चौथा लेबर आ चुका है, एक मशीन पे चौथा लेबर डाल दिया तुमने, तो उसका एडिशनल आउटपुट है 2, क्योंकि अब मार्जिनल आउटपुट धीरे धीरे गिरने लग गया है। क्यों? आइडियल फैक्टर रेशियो क्रॉस हो गया है। एक मशीन पे जहां 3 लेबर होने चाहिए थे, तुम अब चौथे को ले आए हो। द गुड पार्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट भले गिरा होगा, लेकिन टोटल आउटपुट नहीं गिरा है। तो इट इज 6 + 2 दैट गिव्स यू 8। ठीक है, अब उसी मशीन पे तुम एक और लेबर को इंट्रोड्यूस कर देते हो, मतलब उसी मशीन पे पांचवा लेबर। तो टोटल आउटपुट है, एडिशनल आउटपुट है सॉरी, उस लेबर का केवल 1 यूनिट। वो केवल 1 ही यूनिट और कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, तो टोटल आउटपुट कितना हो गया है? 9। ठीक है, एक और लेबर इंट्रोड्यूस करते हो तुम अभी भी नहीं मानते हो। ठीक है, तो इन दैट केस 6th लेबर का एडिशनल आउटपुट है 0, और टोटल आउटपुट कितना हो गया? 9 + 0 दैट गिव्स यू 9। टोटल प्रोडक्ट बड़ा ही नहीं है। अगर इसके बावजूद भी तुम नहीं मानते हो और तुम एक और लेबर लेकर आते हो उसी मशीन पे, बेटा फोटोकॉपी मशीन पे 10 लेबर खड़े करने से नंबर ऑफ फोटोकॉपीज नहीं बढ़ती है। ओके, तो व्हाट यू आर ट्राइंग, बिकॉज यू कैन नॉट इंक्रीज मशीन, यू आर जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज लेबर उसी मशीन पे। एक हद के बाद, एक पॉइंट के बाद सिर्फ लेबर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो एडिशनल आउटपुट बढ़ने के बजाय उस लेबर का और नेगेटिव चला गया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा लेबर उस मशीन पे डालोगे बेटा, उतने ज्यादा कोऑर्डिनेशन इशू आएंगे। क्लियर? तो जितना आउटपुट बढ़ रहा था ना, उतना भी नहीं बढ़ेगा और नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव गया, तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस अपन ने समझी ना बेटा, यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। और इसी से रिलेटेड अब और 3-4 टॉपिक्स अपने को देखने हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लोगे तो आगे के 3-4 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, इट विल टेक फर्दर मोर टाइम, लेकिन दिस इज वेरी क्रूशियल और इसी से रिलेटेड अब बाकी सारे टॉपिक्स हैं। फाइन, अब सुनो बेटा, ये जो पूरा प्रोसेस हमने समझा ना, जिसमें फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है और धीरे धीरे बस वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा बढ़ा के हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। तो शुरू में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट। फिर आपका एमपी गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। और फाइनली एमपी नेगेटिव हो जाता है, और जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ तब टीपी गिरना शुरू हो जाएगा। और ये जो पूरा चीज मैंने अभी तुम्हें बताया, यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे मीनिंग तुम्हें ऑलरेडी देके रखा है। ओके, जैसे ही ज्यादा यूनिट्स ऐड करते जाते हैं, as more and more units of variable factor are combined with the fixed factor, fixed factor में हम ऐड करते हैं, तो शुरू में MP increases, marginal product बढ़ता है, due to which TP increases at increasing rate। ठीक है, बट इवेंचुअली आप और वेरिएबल फैक्टर मतलब और लेबर डालते जा रहे हो उसी फिक्स फैक्टर के साथ, इवेंचुअली मतलब थोड़े टाइम बाद फिर भी आप मान नहीं रहे हो और वेरिएबल फैक्टर डाल रहे हो उसी मशीन पे और लेबर डाल रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन एमपी गिरने लग जाएगा और फाइनली हो जाएगा नेगेटिव, और इसकी वजह से टीपी फाइनली कम होने लग जाएगा। बेटा टीपी सिर्फ एक ही बार गिरता है जब एमपी नेगेटिव हुआ, इससे पहले टीपी गिरता नहीं है, टीपी बढ़ते ही रहता है। ओके, या तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा या डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर।
अब देखो, इस लॉ की 3 स्टेजेस होती है बेटा। सबसे पहला है आईआरएफ, फिर है डीआरएफ और आखिरी वाली है एनआरएफ। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर तब ऑपरेट होता है जब एमपी बढ़ता है। एमपी बढ़ता है तो टीपी कैसे बढ़ेगा? बेटा एमयू टीयू का रिलेशन याद करो यार, ठीक है। जब एमयू गिरता था तो टीयू बढ़ता था, लेकिन कौन से रेट पे बढ़ता था? डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता था। याद रखना बेटा, जब तक एमपी पॉजिटिव है ना, टीपी बढ़ेगा ही, लेकिन फर्क किसका पड़ता है? केवल रेट ऑफ इंक्रीज का। तो पहला स्टेज आईआरएफ तब ऑपरेट होता है जब एमपी बढ़ता है, और एमपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा तो सही, और इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। बताओ ये कहां से कहां तक हो रहा है कि एमपी बढ़ रहा है? सीन दिस, फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक ऑपरेट हो रहा है ना। फर्स्ट यूनिट से थर्ड यूनिट तक देखो बेटा, एमपी बढ़ रहा है जिसकी वजह से टीपी बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद अगला वाला देखो बेटा, जब एमपी गिरता है, आईआरएफ तब ऑपरेट हो रहा है जब एमपी बढ़ रहा है, और एमपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड स्टेज तब ऑपरेट होगी जब एमपी गिर रहा है। एमपी गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। एमपी अगर गिरता है लेकिन पॉजिटिव है, ऐसा कहां से कहां तक हो रहा है? थर्ड यूनिट से लेके 6 यूनिट तक एमपी गिरता तो है लेकिन पॉजिटिव है बेटा। ओके, तो देखो इस केस में टीपी को क्या हो रहा है? टीपी गिरने लग गया क्या? नहीं, टीपी बढ़ रहा है। टीपी बढ़ रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। टीपी बढ़ता तो है लेकिन धीरे बढ़ता है। ओके, ये स्टेज को कहा जाता है बेटा डीआरएफ। बच्चों को एक और कंफ्यूजन होता है, मैम फर्स्ट से थर्ड तक तो आईआरएफ है, तो हमारी ये जो सेकंड स्टेज है वो फोर्थ से स्टार्ट होएगी ना। बेटा एक बात बताओ, फिर थर्ड और फोर्थ यूनिट के बीच में कौन सी स्टेज चल रही है? ये तो बताना पड़ेगा ना यार। थर्ड और फोर्थ यूनिट के बीच में तो अपन ने कुछ मार्क ही नहीं किया इसके हिसाब से। थर्ड और फोर्थ यूनिट के बीच में तुम देखोगे तो एमपी गिर रहा है ना, 3 से 2 हो गया ना, तो डीआरएफ चल रही है यहाँ पे भी। याद रखना स्टेजेस ओवरलैप होती है। फर्स्ट से थर्ड तक आईआरएफ है और थर्ड से लेके 6 तक डीआरएफ है। ओके, और फिर तुम्हारी आखिरी स्टेज एनआरएफ चलेगी 6 से लेके 7 तक। 6 से लेके 7 तक है एनआरएफ, ठीक है। दिस इज द स्टेज ऑफ एनआरएफ, मतलब जहां पर एमपी फाइनली हो गया है नेगेटिव, और एमपी क्योंकि नेगेटिव हो गया है इस वजह से टीपी हैज स्टार्टेड फॉलिंग, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं बेटा इसी लॉ की, इसको अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मैम अगर ये 6 मार्क में आएगा तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो तुम्हें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, वो मैं अभी बताती हूँ। अगर 6 नंबर में आता है तो तुम्हें इसका जो डेफिनेशन शुरू में दिया है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बिल्कुल मत बनाना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है तुम्हें समझाने के लिए। ओके, उसके बाद तुम्हें ये तीनों स्टेजेस बतानी पड़ेंगे, तो जाके यू विल बी गेटिंग 6 मार्क्स, ठीक है। नाउ लिसन, एमपी को लेंगे यहाँ पर। एमपी और टीपी का ग्राफ बेटा एक के नीचे एक बनता है, ओके। और टीपी को लेंगे हम ऊपर की तरफ y एक्सिस पर। और x एक्सिस पर हम क्या लेंगे? x एक्सिस पे हम लेंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विल बी ऑन x एक्सिस, ठीक है। एमपी का ग्राफ बेटा नेगेटिव एक्सिस पे भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एमपी की वैल्यू लास्ट में नेगेटिव भी हो रही है, ओके। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 7 तक जारी है, तो मैं यहाँ पे 7 तक लिख रही हूँ, और तुम्हें भी ये 7 तक लेके जाना है। और बेटा एमपी और टीपी की यूनिट्स प्लीज एक के बाद एक जैसी चलने देना यार, है ना। कीप द सेम गैप। टीपी में लास्ट वैल्यू अपनी जारी है 9 तक ना, तो आई एम टेकिंग अ गैप ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10। और एमपी में आई एम टेकिंग अ गैप ऑफ 1, 1, 2, 3, और यहाँ पे -1।
ओके, अब देखो पहले मैं एमपी का ग्राफ बनाती हूँ, बहुत ही आसान है। पहली यूनिट पे एमपी है 1, दूसरे पे है एमपी 2, थर्ड पे है 3, फोर्थ पे है वापस से 2, फिफ्थ पे है 1, सिक्स्थ पे है 0 और सेवेंथ पे है -1। ये है एमपी का ग्राफ, ठीक है। अब टीपी का ग्राफ, पहली यूनिट पे टीपी है 1, 1 3 6 8, 1 के ऊपर 1 के सामने, फिर सेकंड यूनिट पे है 3, फिर 6 थर्ड यूनिट पे है, फिर फोर्थ यूनिट पे है 8, फिफ्थ यूनिट पे है 9, सिक्स्थ यूनिट पे वापस से 9 और सेवेंथ यूनिट पे है 8। ये बेटा टीपी का ग्राफ बना है। आई होप द ग्राफ इज रेडी। अब सुनो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुमने टोटल यूटिलिटी का ग्राफ सीखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे है ना कंफ्यूज होते हैं कि टोटल यूटिलिटी और टीपी का ग्राफ एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है। टीपी का ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम टीयू का ग्राफ। टीयू का ग्राफ ऐसे बनता है सीधा, और जो टीपी का ग्राफ है ना वो हल्का सा ये कर्व लेता है यहाँ पे और फिर ऐसा जाता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज ग्राफ्स। नेक देखिए पिकॉक की, हल्का सा वैसा टर्न है टीपी के ग्राफ में। ये बाय द वे टीपी के ग्राफ का शेप नहीं है, तो इसको कहीं कोट नहीं करके आना है, लेकिन इससे तुम्हें याद रहता है, क्योंकि माइक्रो में क्या है ना, इतने सारे ग्राफ्स आ जाएंगे एंड में जाकर कि यू गेट कंफ्यूज्ड। तो इसीलिए याद ये रखना बेटा कि टीपी का ग्राफ है ना हल्का सा यहाँ टर्न लेता है, और टीयू के ग्राफ में यहाँ पे टर्न नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो बेटा, अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से एमयू तो पूरे टाइम गिरता रहता है ना, तो इसीलिए टीयू का ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता है। लेकिन अगर तुम एमपी का ग्राफ देखो तो ये पहाड़ जैसा बनता है। ठीक है, पहले ये बढ़ता है फिर ये गिरना शुरू होता है। तो क्योंकि जब ये शुरू में बढ़ता है ना, तो ये जो ऐसा टर्न ले रहा है, ट्विस्ट ले रहा है ग्राफ, ये इसीलिए ले रहा है। ये ध्यान रखना प्लीज। ओके, नाउ बेटा बैक टू दिस ग्राफ। पहला स्टेज कहाँ तक चलता है? पहला स्टेज चलता है उस पॉइंट तक जब तक एमपी उसके मैक्सिमम पे ना हो जाए। एमपी उसके मैक्सिमम पे देख रहे हो, इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, थर्ड यूनिट पर। जिस पॉइंट पे एमपी उसके मैक्सिमम पे पहुंचता है, वहां से तुम्हें एक डॉटेड लाइन बनानी है और एक्सटेंड करनी है टीपी के ग्राफ तक। ये स्टेज कहलाएगी IRF। कैन यू सी दिस? यहाँ पर एमपी बढ़ रहा है और इसकी वजह से टीपी बढ़ रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। एमपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू विच टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। फिर देखो बेटा यहाँ पर फाइनली इस पॉइंट पे एमपी हो गया है 0। कैन यू सी? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया एमपी, मतलब एमपी 0 हो गया है ना। तो इस पॉइंट से फिर से एक डॉटेड लाइन बनाओगे तुम टीपी के ग्राफ तक। ये स्टेज डीआरएफ है। डीआरएफ वहां से स्टार्ट होती है जहां पे आईआरएफ खत्म होती है, और वहां पे खत्म होती है जब तक एमपी 0 ना हो। इस स्टेज में कैन यू सी एमपी पूरे टाइम गिर रहा है, और क्योंकि एमपी गिर रहा है तो टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे बढ़ रहा है। टीपी इज इंक्रीजिंग लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। फाइनली एमपी हो गया है नेगेटिव इस पॉइंट के बाद। मतलब ये कौन सी स्टेज आ गई है? एनआरएफ। और जैसे ही एमपी एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया, वैसे ही टीपी गिरने लग गया है। द स्टेज इज एनआरएफ। तो ग्राफिकली भी हमको समझ आ रहा है आईआरएफ मतलब जब एमपी बढ़ता है और टीपी बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट। डीआरएफ मतलब जब एमपी गिरता है और टीपी बढ़ता है एट डिक्रीजिंग रेट।
और एनआरएफ मतलब जब एमपी फाइनली हो जाता है नेगेटिव और टीपी गिरने लग जाता है। अब इसमें एक पॉइंट मुझे मार्क करवाना है बेटा, ये वाला पॉइंट। जिस पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम होता है ना, मतलब ये पॉइंट पर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टीपी पर एक पॉइंट आता है। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ INFLEXION। क्या है ये पॉइंट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसपे टीपी अपनी स्लोप बदल रहा है। इसके पहले टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट और इस पॉइंट के बाद टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टीपी अपनी स्लोप बदलता है। इससे पहले टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट और इस पॉइंट के बाद टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ओके, दिस वाज अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब इसके बाद इसके सब टॉपिक्स पे आते हैं बेटा। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि 6 मार्क में एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वैसे ही 6 मार्क में एक और क्वेश्चन आता है, वो है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ आईआरएफ एंड रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ डीआरएफ एंड एनआरएफ। ये भी है ना 6 नंबर में आ सकता है, या फिर किसी एक के बारे में पूछेंगे ना तुमसे तो ये 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछते हैं व्हाट आर द रीजंस ऑफ आईआरएफ, मतलब यार ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आईआरएफ ऑपरेट करता है। पहला कारण यार, मतलब यार शुरू में जब तुम एक एक लेबर डालते जा रहे हो तुम्हारी मशीन पे, तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से तुम्हारा आउटपुट बढ़ने लग जाता है एट इंक्रीजिंग रेट और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। पहला कारण बेटा, जब एक मशीन पे बेचारा एक ही लेबर काम कर रहा था तो तुम्हारी मशीन अंडर यूटिलाइज थी, राइट? वो मशीन ढंग से यूज हो ही नहीं पा रही थी। तो जब तुम दूसरा लेबर डालते हो, तीसरा लेबर डालते हो, तो ऐसी सिचुएशन में इट रिजल्ट्स इनटू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ योर फिक्स्ड फैक्टर। तुम्हारी मशीन बेहतर तरह से यूटिलाइज होती है और इसीलिए आईआरएफ ऑपरेट होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको हेडिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों देने हैं, जैसे मैंने नोट्स बुक में देके रखे हैं वैसे। दूसरा कारण क्या है बेटा? जैसे ही तुम एक एक लेबर बढ़ाते जाते हो, लेबर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन और फिक्स फैक्टर और लेबर के बीच का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होते जाता है और इसीलिए आईआरएफ का स्टेज ऑपरेट होगा। एक मशीन पे 2 लेबर, एक मशीन पे 3 लेबर, तुम अपना आइडियल फैक्टर रेशियो अचीव कर चुके हो, इसलिए आईआरएफ ऑपरेट होता है। और उसके बाद तीसरा कारण है डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। जैसे ही तुम एक मशीन पे 1, 2, 3 लेबर लेकर आते हो तो धीरे धीरे हर पर्सन अपना अपना काम करेगा यार। एक मशीन पे 3 लेबर है, पहला लेबर इनपुट हैंडल कर रहा है, दूसरा प्रोसेस संभाल रहा है और तीसरा आउटपुट कर रहा है। तो तुम अपने लेबर का काम डिवाइड कर सकते हो और हर पर्सन अपने काम में स्पेशलाइजेशन गेन करते जाएगा, इसीलिए आईआरएफ ऑपरेट होता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है बेटा कि इसके बाद जब तुम लेबर डालते हो, 4th लेबर, 5th लेबर, 6th लेबर, तो फिर डीआरएफ और एनआरएफ के स्टेजेस ऑपरेट होना शुरू हो जाती हैं। पहला कारण बिल्कुल उल्टा कारण है। वहां पे आईआरएफ में तुमने देखा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यहाँ पे है फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। अब बेसिकली यार तुम्हारा फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही है, तुम और लेबर उसी पर डालते जाओगे तो फिर वो ही फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज होगा, राइट? तो फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर इज द फर्स्ट रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीआरएफ एंड एनआरएफ। दूसरा कारण है पुअर कोऑर्डिनेशन। तुमने एक ही मशीन पे 4, 5, 6, 7 इस तरह से लेबर डाल दिए हैं तो कोऑर्डिनेशन इशू तो होंगे ना। आइडियल फैक्टर रेशियो क्रॉस हो चुका है। एक मशीन पे 3 लेबर बेस्ट था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम एक मशीन पे 7 लेबर डाल चुके हो, 6, 5, तो इन दैट केस एमपी धीरे धीरे कम होते जाएगा। ओके, एंड लास्ट इम्परफेक्ट। बेटा शुरू के 2 पॉइंट्स अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये रिवर्स पॉइंट्स है। यहाँ था फुलर यूटिलाइजेशन, यहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब फिक्स है तुम्हारा फिक्स फैक्टर। इधर था बेटर कोऑर्डिनेशन, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है पुअर कोऑर्डिनेशन, इसलिए डीआरएफ ऑपरेट होता है। और फिर बेटा तीसरा कारण दोनों में अलग है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। यहाँ पे वो कारण है इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। तुम अभी क्या कोशिश कर रहे हो
क्योंकि तुम अपनी फैक्ट्री में नई मशीन इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या कोशिश करते हो कि हम लेबर बढ़ा बढ़ा के अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें। बेसिकली तुम लेबर मशीन की रिक्वायरमेंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो विद द एप्लीकेशन ऑफ लेबर। लेकिन एक हद के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इसीलिए डीआरएफ और एनआरएफ ऑपरेट होगा। जहां पे मशीन की जरूरत है वहां पे मशीन लगानी ही पड़ेगी। सिर्फ लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा एक हद के बाद, ठीक है, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो ये तीन कारण है बेटा डीआरएफ और एनआरएफ के ऑपरेशन के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमसे पूछ सकते हैं, एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से स्टेज पे ऑपरेट करेगा। जनरली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर ना आईआरएफ पर ऑपरेट करेगा। ऐसा नहीं है, रैशनल प्रोड्यूसर विल नॉट ऑपरेट एट आईआरएफ। बेटा आईआरएफ पे तो सिर्फ एमपी मैक्सिमम हुआ है ना, टोटल प्रोडक्ट। एक रैशनल प्रोड्यूसर, तुम क्या चाहते हो एज अ प्रोड्यूसर कि सिर्फ एडिशनल आउटपुट मैक्सिमाइज हो? नहीं, एज अ प्रोड्यूसर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टोटल आउटपुट मैक्सिमाइज हो, राइट। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट उसके मैक्सिमम पे कहाँ पहुंचता है? डीआरएफ पे पहुंचता है। इसीलिए एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा ऑपरेट करेगा एट डीआरएफ, ठीक है। एनआरएफ तो आई एम श्योर कि तुमको पता ही था कि इट्स नॉट एनआरएफ। अब बेटा ये जो पूरा लॉ है, अगेन अजम्पशन वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता इस एग्जाम में पूछा जाएगा। अजम्पशन क्या है इस लॉ के? एक अजम्पशन तुम्हें ऑलरेडी पता है। पहला अजम्पशन, ये लॉ तभी चल पाएगा जब रेशियो बिटवीन दी फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। एक मशीन पे एक लेबर, एक मशीन पे दो लेबर, एक मशीन पे तीन लेबर, फैक्टर रेशियो चेंज हो रहा है ना। तो ये लॉ केवल तभी चल पाएगा जब फैक्टर्स के बीच का रेशियो चेंज हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी तुम्हें ऑलरेडी पता है, टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। बेटा यार जब मशीन ही चेंज नहीं हो रही है तो टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होगी? टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तीसरा असम्पशन है इस लॉ का सॉरी, कि ये जितने भी यूनिट्स हैं वो सारी हैं होमोजेनस। बेटा मतलब जो मैंने पहला लेबर इंट्रोड्यूस किया, तुमने तुम्हारी फैक्ट्री में एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, चार लेबर, सात लेबर तक गए, तो वो सातों लेबर एक जैसे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल, इन टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी। ऐसा असम्पशन क्यों लिया इन लोगों ने? बेटा क्योंकि ये लॉ ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि आपने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो चेंज कर दिया है। एक पॉइंट के बाद डीआरएफ इसलिए आया क्योंकि तुम उसी मशीन पे ज्यादा लेबर लगाते जा रहे हो। ये रीजन नहीं है इस लॉ के ऑपरेट होने का कि कोई फैक्टर ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्किल्ड था और कोई वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर अनस्किल्ड था। तो हम मानते हैं कि जितने भी लेबर तुम लगा रहे हो ना फैक्ट्री में, वो सब सेम स्किल के हैं। और ये लॉ ऑपरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने फैक्टर रेशियो चेंज किया है। Am I clear? Remaining all labors are same in terms of their skills. हाँ, ये लॉ पोस्टपोन कब हो सकता है? पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। ये लॉ पोस्टपोन, देखो बेटा ये लॉ आएगा तो सही, तो इसका आना तो फिक्स है, लेकिन ये लॉ पोस्टपोन कब हो सकता है? This law can be postponed in case of two situations. सबसे पहला, जब कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, कुछ एडवांसमेंट आया है टेक्नोलॉजी में। देखो बेटा मशीन तो चेंज नहीं कर रहे हो तुम, शॉर्ट रन में मशीन नहीं चेंज हो सकती है। जैसे तुम्हारा मोबाइल, मोबाइल अगर सेम है, फिक्स है, लेकिन उसमें कुछ अपडेट आ जाती है और कोई एडिशनल फीचर तुम्हारे फोन में भी चलने लग जाता है, अपग्रेड हो जाता है ना तुम्हारा मोबाइल भी कि हाँ यार नए फीचर्स मेरे इसमें चलने लग गए। सिमिलरली तुम्हारी मशीन वही है, लेकिन अगर उसमें कुछ अपडेशन आ जाता है, कुछ चेंजेस के साथ, तो उस मशीन में भी तुम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो और ज्यादा लेबर से काम करवा के अपना टोटल आउटपुट और बढ़ा सकते हो। तो ऐसे केस में ये लॉ पोस्टपोन हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि लॉ कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर तुम मशीन नहीं बढ़ा रहे हो तो लॉ का आना पक्का है। ओके नेक्स्ट, जब कोई सब्स्टिट्यूट निकल के आ गया है फिक्स फैक्टर का, अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ चुका है फिक्स फैक्टर का, तो ऐसी सिचुएशन में, मतलब ये भी थोड़ा अनरियलिस्टिक ही पॉइंट है, तब ऐसी सिचुएशन में ये लॉ पोस्टपोन हो सकता है, अदरवाइज ये लॉ पोस्टपोन नहीं हो पाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। ये तो अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया बेटा, इसमें भी सेम डायग्राम बनाना है जैसा तुमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में बनाया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में जो डायग्राम अभी बनवाया ना मैंने, ग्राफ, सेम ग्राफ बनाना है इसमें भी। और ये बेटा स्केड्यूल भी सेम है, ठीक है, और सेम पॉइंट्स है। ओके, क्या पॉइंट्स है बेटा रिलेशन के? सबसे पहला पॉइंट, व्हेन एमपी इंक्रीजेस टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। थर्ड यूनिट से लेके 6th यूनिट तक जब एमपी गिरता है तो टीपी बढ़ता है एट डिक्रीजिंग रेट। फिर यहाँ पर फाइनली एमपी हो गया है नेगेटिव, और जिसकी वजह से टीपी गिरने लग गया है। एक और पॉइंट ऑफ रिलेशन है, जब एमपी 0 होता है तो टीपी होता है मैक्सिमम। अब सुनो, बहुत सारे बच्चों को एक और कंफ्यूजन होता है, एमपी तो उसके मैक्सिमम पे यही पहुंच गया है, तो ये भी तो मैक्सिमम हो सकता है ना? नहीं बेटा, अपन है ना इकोनॉमिक्स में लास्ट वाली सिचुएशन को मैक्सिमम क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर इसके बाद से फॉर एग्जांपल 0 नहीं होता 1 के बाद और यहाँ 0.5 होता, तो तुम्हारा टीपी क्या हो जाता? 9.5। मतलब 1 के बाद भी स्टिल होप थी कि टीपी और बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ये 0 हो जाता है बेटा, अब जैसे ये 0 हो गया तो अब इसके बाद या तो ये 0 ही रहेगा या फिर ये नेगेटिव जाएगा। इसीलिए हम मैक्सिमम लास्ट वाली सिचुएशन को ही मानते हैं। तो जब एमपी 0 होता है तब टीपी हो जाता है मैक्सिमम। डायग्राम सेम बनाना है जैसा हमने अभी बनाया है। एमपी जब बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट, जब एमपी गिरेगा तो टीपी बढ़ेगा लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी फाइनली गिरने लग जाएगा। This is TP and this is MP. Same diagram. लास्ट रिलेशन पे आते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन MP एंड AP। अब मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है, मैं तुमको वापस से बता रही हूँ, जब MP और TP का रिलेशन दिया जाता है तो MP को बेस बनाया जाता है। जब MP और EP का रिलेशन दिया जाता है ना, तब AP को बेस बनाया जाता है। अब सुनो, इसमें यहाँ पर सेम वैल्यूज है एमपी टीपी की, और एपी अपन ने कैलकुलेट करके रखा है। टीपी डिवाइडेड बाय क्यू इज द फॉर्मूला। 1 by 1 gives you 1, 3 by 2 gives you 1.5, 6 by 3 gives you 2, 6 by 4 gives you 2, 9 by 5 gives you 1.8, 9 by 6 gives you 1.5 and 8 by 7 gives you 1.1। ठीक है, अब ये एपी और एमपी के स्केड्यूल के बीच में अपने को रिलेशन बताना है, यही लास्ट टॉपिक है। ओके, अब तुम स्केड्यूल देख के बताओ, पहले तो बताओ एमपी एपी के रिलेशन में मैंने तुमको बताया एपी को बेस बनाया जाता है। एपी जब बढ़ता है फर्स्ट यूनिट से लेके 4th यूनिट तक, तो तुम बताओ एमपी बढ़ा या एपी बढ़ा? स्केड्यूल देख के बताओ। एपी बढ़ा है ना, सॉरी एमपी बढ़ा है ना, तो एमपी विल बी ग्रेटर देन एपी। जब एपी बढ़ता है तो, जब एपी बढ़ता है तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी। जब एपी गिर रहा है तो कौन किससे बड़ा है? जब एपी गिरता है तो बेटा इसमें तुम ध्यान से देखो, एपी विल बी ग्रेटर देन एमपी। एपी बड़ा हो गया यार अब एमपी से, है ना, ऐसा हो रहा है। अब मैं तुम्हें इसका लॉजिक भी बता देती हूँ। मार्जिनल जो है ना, मार्जिनल वो सिर्फ एडिशनल यूनिट लेता है, ये सिर्फ कॉस्ट, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, कॉस्ट में, रेवेन्यू, सब पे ये लॉजिक लगेगा। मार्जिनल सिर्फ एडिशनल यूनिट कंसिडर करेगा। ओके, तो इसलिए वो जल्दी बढ़ता है और वो जल्दी घटता है, लेकिन एवरेज जो है ना वो सबका एवरेज लेके बढ़ता है और सबका एवरेज लेके घटता है। ओके, तो बढ़ते वक्त मार्जिनल फटाफट बढ़ेगा, इसलिए मार्जिनल बड़ा होगा एवरेज के कंपैरिजन में, और गिरते वक्त मार्जिनल फटाफट गिर जाएगा और एवरेज धीरे गिर रहा है, इसलिए एवरेज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू मार्जिनल।
फाइन। तो देखो यार, ये पॉइंट्स ऑफ रिलेशन, जब एपी बढ़ता है एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जब एपी गिरता है तो एपी इज ग्रेटर देन एमपी। एपी और एमपी बराबर कब होते हैं बेटा? यहाँ पे देखो, एपी एमपी कब बराबर है? जब एपी उसके मैक्सिमम पे है या एमपी उसके मैक्सिमम पे है। बेटा एमपी का मैक्सिमम तो पहले ही आ गया है, एपी उसके मैक्सिमम पे है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन एपी इज एट इट्स मैक्सिमम, एमपी इक्वल्स टू एपी। एपी कैन बी सॉरी एमपी कैन बी नेगेटिव और जीरो, ये देख पा रहे हो तुम। एमपी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका एवरेज प्रोडक्ट मतलब टोटल कभी नेगेटिव होता है क्या यार? नहीं ना। तो एवरेज कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, एमपी हो सकता है। अब इसको ग्राफ बना के भी समझ लेते हैं फटाफट। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अपन यहाँ पर ले लेते हैं, नेगेटिव एक्सिस पे भी ले जाना ग्राफ को, कि एमपी तो नेगेटिव भी जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 एमपी और एपी का रिलेशन बेटा जब दिया जाता है ना, तो दोनों ग्राफ सेम, दोनों कर्व सेम ग्राफ पे बनाते हैं अपन, ओके। आई एम टेकिंग वैल्यूज एज 1 2 3 एंड यहाँ पे -1। अब देखते हैं, फर्स्ट यूनिट पे एमपी 1 है, फिर सेकंड पे वो 2 है। बेटा जो चीज का ग्राफ बना रहे हो ना, वो वैल्यूज लेनी है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और एमपी यूज करके पहले मैं एमपी का ग्राफ बना रही हूँ। थर्ड यूनिट पे ये 3 है, फोर्थ पे अगेन 2 है, फिफ्थ पे 1 है, सिक्स्थ पे 0 है, सेवेंथ पे -1 है। ठीक है, एमपी का ग्राफ पहाड़ जैसा, ओके रिमेम्बर। एपी का ग्राफ देखो ना, एपी फर्स्ट यूनिट पे 1 है, ठीक है, सेकंड यूनिट पे है 1.5। एपी का ग्राफ जब बना रहे हैं तो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और एपी, ये दोनों कॉलम को अपने को यूज करना है। फिर 1.5 सेकंड यूनिट पे है, फिर थर्ड यूनिट पे है 2, फोर्थ यूनिट पे भी है 2, फिफ्थ यूनिट पे है 1.8, 1 से थोड़ा ऊपर लेना है, 2 से हल्का सा नीचे ले लो। सिक्स यूनिट पे है 1.5, सेवेंथ यूनिट पे है 1.1। ये ग्राफ जो बन रहा है तुम्हारा, ये एपी का ग्राफ है। जो पॉइंट्स ऑफ रिलेशन अपन स्केड्यूल में समझे ना, वो अब इसमें देखो। जब एपी बढ़ता है तो एमपी विल बी ग्रेटर देन एपी। दिख रहा है ग्राफ में, एमपी ऊपर है और एपी नीचे है। फिर जब एपी गिरता है, इस पॉइंट के बाद एपी गिरने लग गया, जब एपी गिरता है तो एपी ऊपर हो गया, एमपी नीचे हो गया, तो एपी इज ग्रेटर देन एमपी। एमपी कैन बी नेगेटिव और जीरो, बट एपी कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। ये एमपी और एपी बराबर हो गए। एमपी और एपी कब बराबर होते हैं? जब कौन उसके मैक्सिमम पे है यार। देखो एमपी का मैक्सिमम तो पहले ही अचीव हो गया है, एपी इसके मैक्सिमम पे इस ग्राफ में। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर हो गया है खत्म। Now we'll start with the next chapter in the next lecture, that is cost concept.